हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सरदार सरोवर डैम का 50 साल पुराना विवाद अब सॉल्व हो चुका है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि सरदार सरोवर डैम कहाँ स्थित है और ये जो पूरा विवाद जो 50 सालों से चल रहा था ये क्या है। तो आइए समझते हैं। नाम है इसका सरदार सरोवर डैम। ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 राज्यों का प्रोजेक्ट है। इसका जो वाटर शेयरिंग है वो 4 राज्यों में है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जिसमें जनरेट होती है वो 4 राज्यों के बीच इसका जो है बंटवारा होता है। इसके बारे में हम समझते हैं। अब ये पूरा जो विवाद है ये एक वित्तीय विवाद है। जितना भी इसके कंस्ट्रक्शन में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में जितनी लागत आई थी, उसके मेंटेनेंस में जितनी लागत आई, तो वो सभी का जो विवाद की इसमें जो है कितने लोग, कितने जो स्टेट हैं, इसके जो सीएम हैं या फिर हम कहें वहाँ की जो कंसर्न अथॉरिटी है इसमें कितना पे करेगी, कितना शेयर देगी अपना अपना, इसके इर्द गिर्द पूरा ये विवाद घूमता है। तो अब जो है जुलाई 2026 में इस विवाद का निपटारा हो गया है। एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ है न्यू दिल्ली में। अमित शाह और जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर ने इस एग्रीमेंट का मीडिएशन किया है। तो ये जो है ये है 4 स्टेट एंड डिकेड्स ओल्ड नर्मदा कॉस्ट शेयरिंग स्टैंड ऑफ विद हिस्टोरिक वन टाइम सेटलमेंट इसमें हो गया है। इसको हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं। देखिए 4 हम राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ पे सरदार सरोवर डैम से जो जितने भी राज्य लाभान्वित हैं वो। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उसके अलावा गुजरात, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, देन आता है राजस्थान। ये 4 राज्य, इन 4 राज्यों की मल्टीपर्पस परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ये इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, शिलान्यास किया गया था, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ है? ये बहुत बाद में बनकर तैयार हुआ। ये बनकर तैयार हुआ है 2019 में। ठीक है, 2019 में जो है इसका शुरू हो गया था, लेकिन 2017 में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से मेन कंस्ट्रक्शन इनका जो है कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये कौन सी रिवर पर है? तो ये है आपकी नर्मदा रिवर पर। नर्मदा रिवर का जो वाटर है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे, मतलब गुजरात में बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, उसका एक है इलाका केवड़िया इलाका, वहाँ पर बना हुआ है ये डैम। तो समझते हैं इसको हम। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और इस पूरे डिस्प्यूट के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है? द यूनियन होम मिनिस्ट्री फैसिलिटेट्स एन अग्रीमेंट अमंग मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान रिजॉल्विंग अ डिकेड ओल्ड फाइनेंशियल डिस्प्यूट लिंक्ड टू सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, कहता है कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है इसने फैसिलिटेट किया, मीडिएट किया है किसके? एक वन टाइम एग्रीमेंट, किन के बीच में? इन 4 राज्यों के बीच में, जो क्या सेटल करता है? जो एक वित्तीय विवाद पूरा चला आ रहा था कितने सालों से? 50 सालों से चला आ रहा था, इसको सॉल्व करता है, इसको रिजॉल्व करता है। ठीक है, कौन कौन से हमने देख लिया? एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। इन 4 राज्यों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। डिस्प्यूट क्या था? सेंटर्ड ऑन शेयरिंग कंपनसेशन, आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं, एंड रिहेबिलिटेशन कॉस्ट फॉर पीपल डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्जेंस कॉज्ड बाय द प्रोजेक्ट। ओके, तो जितने लोगों को इसमें कंपनसेशन मिलने वाला था, पुनर्वास इसमें करवाने वाले थे, इसमें जो लागत लग रही थी, इस कॉस्ट की शेयरिंग की कौन सा राज्य जो है कितनी कॉस्ट इसमें बेयर करेगा, इस पूरे मामले के इर्द गिर्द ये जो पूरा जो डिस्प्यूट है ये है। ठीक है, अब कैसे कंपनसेशन की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे लोगों को अपने गांव छोड़कर जाने पड़े, अपनी जो खेती वाली जो भूमि है उसे छोड़कर जाना पड़ा, तो इसीलिए उनको रीलोकेट करना पड़ा किसी और स्थान पर। और उसके लिए जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ के अंतर्गत जितने भी उनको कंपनसेशन दिया जाना था उसका अभी तक कोई निपटारा नहीं हो पाया था, इसीलिए जो है ये पूरा विवाद हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो नियरली 5 डिकेड्स की जो हम बात कर सकते हैं, 5 दशकों से ये विवाद चल रहा था। ठीक है, ओके, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है ये हमने देखा। अब व्हाट इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? ठीक, सबसे पहली बात कहाँ पर रही है? तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1961 में।
किसने करी? जवाहरलाल नेहरू, पीएम, हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसको शिलान्यास किया था। लेकिन इसको बनते बनते, क्योंकि इतने सारे डिस्प्यूट्स इसमें चले आए थे, इसको बनते बनते इतने साल लग गए कि कंप्लीटली 2017 में जो है इसका फिर से इसको पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर ये भी हमको याद रखना है। क्या है ये? मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑन द नर्मदा रिवर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, मतलब इससे बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होते हैं, जैसे इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था, या फिर हम कहें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो बिजली जनरेट करने की जो उसमें व्यवस्था है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, देन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कम से कम 20 मिलियन जो पीपल हैं उनको सप्लाई होता है, यहाँ का पानी पीने जो योग्य पानी है वो सप्लाई किया जाता है। उसके बाद ड्रॉट रिलीफ, जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर पानी सप्लाई होना, वहाँ पे इरिगेशन होना, और फ्लड मॉडरेशन, क्योंकि वहाँ पर एक रिजर्वायर बनाया गया है तो मेनली वो काम करता है फ्लड को मैनेज करने में। इसी तरह हमसे कह सकते हैं एक मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट है, कौन से रिवर पर? नर्मदा रिवर पर। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं नर्मदा रिवर एंड बेनिफिशियरी स्टेट्स का। इंडियाज़ मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कौन सी? नर्मदा रिवर। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी पूरी लंबाई है 13-12 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर हम एमपी में देखें इसकी लंबाई कितनी है, तो एमपी में ये बहती है 1077 किलोमीटर्स। ये भी हमें याद रखना है। अब जो नर्मदा रिवर है उसका अगर हम ओरिजिन देखें तो अमरकंटक प्लेट्यू से ये बहती है नर्मदा रिवर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अनूपपुर अमरकंटक में यहाँ पर एक प्लेट्यू है, वहाँ से बहती हुई कहाँ जाती है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यहाँ से जबलपुर होती हुई, देन यहाँ पर ओमकारेश्वर, महेश्वर, और यहाँ पर आपके एमपी से गुजरात होती हुई ये बहती कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबात में बह जाती है। तो वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कहाँ की? हमारे भारत की। ये हमें याद रखना है। ओके। अब यहाँ पर ये है कोर्स क्या है, मतलब इसका जो फ्लो है वो किस दिशा में है? तो वेस्ट फ्लोइंग, वेस्टवर्ड है, इनटू द अरेबियन सी ये बहती है। ठीक है, कितनी स्टेट को इससे बेनिफिट होता है? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। मतलब पूरी ऐसे 4 स्टेट है जो इससे बेनिफिट लेती है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से। ओके, आगे देखें। ओके, तो व्हाट वाज द डिस्प्यूट? डिस्प्यूट इतना था, देखिए हमेशा आप ये याद रखिएगा जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसके मेनली दो ही डिस्प्यूट थे। पहला डिस्प्यूट कौन सा था? पहला डिस्प्यूट था आपका कंपनसेशन, इंटर स्टेट वित्तीय विवाद, जो अंतर्राज्यीय वित्तीय विवाद था सबसे पहला। कौन सा? कंपनसेशन के लिए, जितनी लागत लगी कंस्ट्रक्शन में उसके लिए, इसके अलावा इसके रिहेबिलिटेशन में जितने लोगों को पैसा दिया जाना है उसके लिए, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। तो इसमें जितनी भी लागत लगी है, जितनी कॉस्ट आई है, वो कॉस्ट कैसे शेयर की जाएगी, कौन सा जो स्टेट है वो ज़्यादा कॉस्ट देगा या कौन सा स्टेट कितनी कॉस्ट बेयर करेगा, इन सभी के इर्द गिर्द ये विवाद चल रहा था। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। इट वॉज नॉट अबाउट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर। ये तो हमने देखा कि जो ये आप इस इशू को ऐसे नहीं समझना है कि वाटर शेयरिंग के लिए ये मामला पूरा था। वाटर शेयरिंग के लिए नहीं था मामला, क्योंकि वाटर शेयरिंग ऑलरेडी जो है ये डिसाइड करी गई है कि कहाँ पर कितना वाटर शेयर होगा, या इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ से जनरेट हो रही है तो कौन से जो है प्रदेश को कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ये भी जो है ये एक तरह से पूरा फिक्स है। लेकिन मेन विवाद क्या है? कंपनसेशन फॉर एक्वायर्ड लैंड। ठीक है, जो कंपनसेशन है एक्वायर्ड लैंड के लिए, क्योंकि इतना बड़ा बांध बनाने में, इतना बड़ा जलाशय बनाने में, डैम बनाने में बहुत सारे जो आसपास के जो गांव हैं उसको एक्वायर किया गया। अब वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको पुनर्वास एक नई जगह पर जाने के लिए, या फिर उनकी ज़मीन अगर उस जो डूब इलाका है, जो सबमर्ज इलाका है वहाँ पर अगर आई है तो उसके लिए उनको कंपनसेशन, मुआवजा राशि जो है उसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा मामला है। रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रीलोकेशन उनका, रीसेटलमेंट ये, देन कॉस्ट ड्यू टू सबमर्जेंस, ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट। ठीक है, इसकी जो है हमने अभी बात करी है। ओके, अब बात करते हैं ये जो प्रोजेक्ट है क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, वाई इज़ द प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट? बेनिफिट करता है इरीगेशन टू ड्रॉट प्रोन एरिया। जो इरीगेशन करता है कितने, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, मतलब सूखाग्रस्त जो इलाके हैं या ऐसे इलाके जहाँ सूखा आ सकता है, ऐसे इलाकों में क्या प्रोवाइड करवाता है? सिंचित जो है सिंचाई प्रोवाइड करवाता है। ड्रिंकिंग वाटर टू विलेजेस एंड टाउन्स, जो आसपास के जो विलेजेस हैं उनको पीने का पानी प्रोवाइड करवाता है।
हाइड्रो पावर जनरेशन, जो बिजली है जो पानी से उत्पन्न होती है वो बिजली प्रोवाइड करवाता है। वाटर मैनेजमेंट वहाँ का। देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि सिंचाई जो है ये व्यवस्था पूरी करवाता है। चैलेंजेस अगर हम देखा जाए तो सरदार सरोवर जो डैम है बहुत ही ज़्यादा वो उसमें कंट्रोवर्सीज में रहा है, इसीलिए आप जानते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसी प्रोजेक्ट के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, इतने सारे जो लोग हैं उनका डिस्प्लेसमेंट, कितने लोगों का? लगभग 1,27,000 लोगों का डिस्प्लेसमेंट देखने को हमें मिलता है इस पूरे प्रोजेक्ट से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो गांव हैं इसमें सबमर्ज हुए और बहुत सारे लोगों को रीलोकेट करना पड़ा, अपनी खेती वाली जो ज़मीन है उसको छोड़कर जाना पड़ा। तो इतने सारे लोगों को कंपनसेशन जो प्रोवाइड करवाना, उसमें पेंडिंग होना, उसमें डिले होना, इसलिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन शुरू किए कि उसमें से सबसे मेजर जो आंदोलन था वह है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, जो कब शुरू हुआ है? जो शुरू हुआ है 1985 में शुरू हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जंगल है वो वहाँ इस क्षेत्र में आ गए, जो डूब वाले इलाके में आ गए, सबमर्ज इलाके में आ गए, बहुत सारे पेड़ों को इस प्रोजेक्ट के लिए काटना पड़ा है। वहाँ की डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो ये देख सकते हैं हम कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। और रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, तो ये मेजर जो है 4 चैलेंजेस हमको इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसीलिए हमने आपसे कहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो शुरू हुआ था आपके 1985 में। ये याद रखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके जो लीडर्स थे, किसने इसको नेतृत्व पूरा दिया था? तो एक थी मेधा पाटकर और दूसरे थे बाबा आमटे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है इसके बारे में। इसलिए जो है पूरा आंदोलन शुरू किया गया था कि जितने लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला है उतने लोगों को कंपनसेशन मिल जाए, और जितनी भी यहाँ पर कॉस्ट आई है, जितने लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ा है, उनको नए घर जो है प्रोवाइड करवाए जाएँ, इसकी हमें बात करनी है। और ये जो है ये कहता है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? मतलब जितनी भी स्टेट हैं जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है वो अपना कोऑर्डिनेशन करें, जो कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन की श्रेणी में आता है। तो ये जो है ये मेजर चैलेंजेस थे, उनमें से कुछ जो चैलेंजेस हैं वो अब सेटल हो चुके हैं। कौन सा चैलेंज? एक तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पीपल, उसके बाद आता है आपका इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अब जो चारों जो स्टेट हैं एक किसी सहमति पे बने आए हैं, एक एग्रीमेंट पे वो लोग आ गए हैं। क्या करने के लिए? जितने भी सीएम हैं वहाँ के, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और एमपी के, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि कौन सा स्टेट कितनी कॉस्ट बेयर करेगा। इसके बारे में जो है हमें ध्यान रखना है। चलिए अब गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल की बात कर लेते हैं। हाउ द अग्रीमेंट फिट्स इंडियाज फेडरल फ्रेमवर्क। ठीक है, फेडरल फ्रेमवर्क की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप इसमें देख सकते। कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? देखिए, फेडरलिज्म मतलब हमें पता है कि हमारे जो देश में 2 मुख्य सरकारें, एक कौन सी? एक आपकी है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो कहलाता है फेडरलिज्म। अब ये जो फेडरलिज्म है इसमें जितने स्टेट आपस में सहयोग करें या फिर सेंटर और स्टेट आपस में सहयोग करें, इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये जो सहयोग है ये मेन आधार है किसका? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। क्लियर है? उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट जो पॉलिसीज़ हैं जितनी बनी हुई है, ये इसका एक पार्ट है जो कि कॉन्सेप्ट आप अपने मेंस के एग्जाम में आंसर राइटिंग इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है इंटर स्टेट रिवर डेवलपमेंट, देन सेंटर्स रोल इन सॉल्विंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो सेंटर का क्या रोल रहा है इसमें? अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर और उसके अलावा जल शक्ति मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलकर इसे मीडिएशन किया है और चारों स्टेट को जो है किसी एक एंगल पे, किसी एक पॉइंट पर लेकर आए हैं, एक एग्रीमेंट पे लेकर आए हैं। तो ये वन टाइम सेटलमेंट भी कहला रहा है, एक हिस्टोरिक सेटलमेंट है जो 50 सालों में हुआ है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओके, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर।
ठीक है, ऑप्शंस हैं गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा या फिर महानदी। बहुत ही इजी इसका आंसर है, अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।